हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम ज्योग्राफी का लेसन नंबर 6 भारत यातायात और व्यापार और संचार, इसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आपने अपने खेत से अनाज घर तक अनाज कैसे ले जाए, कैसे लाते हैं। जब बुआ मामा किसी अन्य रिश्तेदार के घर जाते तो हम किस साधन का यूज़ करते हैं। तो वो यहाँ पर पूछ रहा है कि हम कैसे जाते हैं, मतलब कौन सा यातायात का साधन हम यहाँ पर ले रहे हैं। और यदि हम बाजार जाते हैं या विद्यालय घर से दूर है तो हम किससे जाते हैं। तो हमारा ई रिक्शा हो गया, बस हो गई हमारी, और घर के रिश्ते मोटरसाइकिल हो गई हमारी, कार हो गई, और बसेस भी हो सकती है। अगर बहुत दूर है तो हम एक जगह से दूसरी जगह बस भी ले सकते हैं। तो यही क्या है, यातायात के साधन हैं। अब इनके लिए इन सब के लिए हम बैलगाड़ी तो आज के टाइम में क्या है, हमको देखने को बहुत ही कम, मतलब 1-2% यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। ट्रैक्टर जो है वो हमें गाँव में मिलता है। अनाज ले जाने लाने के लिए क्या है, ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। और उससे पहले जब ट्रैक्टर नहीं था तो बैलगाड़ी का ही यूज़ किया करते थे। आगे है साइकिल आपको देखने को मिल जाएगा, रिक्शा हो जाएगा, टेम्पो हो जाएगा, बस हो जाएगा, रेल हो जाएगा, आदि साधनों का प्रयोग करते हैं। यह सभी यातायात के साधन कहलाते हैं। आपने आसमान से उड़ता हुआ हवाई जहाज और पानी में तैरती हुई नाव तो देखी होगी। इन सब से भी तो हम लोग आते जाते हैं। यह भी यातायात के साधन है, लेकिन ये जमीन पर नहीं चलते हैं। नाव पानी पर तैरती है और हवाई जहाज जो है हवा में उड़ता है। इस कारण हम यातायात के साधनों को हम 3 भागों में बांटते हैं। स्थल मार्ग हो गया, जल मार्ग हो गया, वायु मार्ग के साधन। स्थल मार्ग में जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, बस, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सारे के सारे जो हैं जमीन पर चलने वाली चीज़ें हैं। जल पर जहाज हो गई, नाव हो गई, ये सब क्या है, जल में चलने वाले हैं। वायु जैसे कि हम हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, इन सब का यूज़ करते हैं, तो ये साधन हवा में उड़ते हैं। तो ये वायु मार्ग के साधन हो गए। यहाँ पर बॉक्स में देखते हैं कि जिन साधनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति या वस्तु का आवागमन होता है उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। अब स्थल मार्ग की बात करें तो धरातल पर आने जाने के रास्तों का स्थल मार्ग कहते हैं। स्थल मार्ग में सड़क और रेल मार्ग दोनों सम्मिलित हैं। नागरिकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा सड़कों के विकास पर जोर दिया जाता है। इसके लिए सड़कों को कई भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय मार्ग, एक्सप्रेसवे, राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। आप अपने जनपद से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग या संख्या इसका पता करना है। आगे है, आप भारत में सड़क मार्ग के विस्तार को मानचित्र में देख सकते हैं। तो आगे मानचित्र है, वहां पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से सड़कें जो है बनी हुई हैं। धरातल बनावट के कारण भारत के सभी भागों में सड़कों का विकास समान रूप से नहीं हुआ है। उत्तर के मैदानी भागों, दक्षिण के भागों में सड़कों का विकास अधिक हुआ है, जबकि राजस्थान, असम और जम्मू एंड कश्मीर राज्यों में कम है। ऐसा क्यों, तो यहाँ पर विचार करते हैं। तो ये है भारत राष्ट्रीय मार्ग, ये है दिल्ली। तो ये इस पूरा मैप जो है राष्ट्रीय मार्ग को दिखाया गया है। आगे देखते हैं, शेरशाह सूरी ने सबसे पहले जो सड़क निर्माण है उसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो शेरशाह सूरी ने कोलकाता, सबसे पहले जो है जीटी रोड जो हम जानते हैं, वो शेरशाह सूरी ने कोलकाता से पेशावर तक शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था। इसे ही ब्रिटिश काल में ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह अमृतसर से कोलकाता के बीच विस्तृत है। अब भारत के प्रमुख सड़क मार्ग देखते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH1 दिल्ली से अमृतसर की तरफ जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH2 दिल्ली से कोलकाता की तरफ जाता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 7 NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। तो अब वाराणसी से क्या है, कन्याकुमारी सीधे NH7 जो है उसको लेकर जा सकते हैं, और दिल्ली से कोलकाता NH2 पे जा सकते हैं, और दिल्ली से अमृतसर जो है NH1 पर पकड़कर हम आसानी से पहुंच सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। तो वाराणसी से कन्याकुमारी जाएंगे तो सबसे लंबा राजमार्ग है। भारत के अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की को मानचित्र संख्या इतने पर देखना है। आगे देखते हैं। इस समय अपने देश में 52.32 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग 1,475 किलोमीटर है, जो कि कुल लंबाई का 2% है। फिर भी कुल यातायात का 40% भार वहन करता है। आगे देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग यह देश के चारों महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ते हुए लगभग 5,846 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग बनाया जा रहा है। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक विस्तृत 4,016 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग है। पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक 3,640 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग बनाया जा रहा है। रेल मार्ग की बात करें तो भारत में रेल मार्ग वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। इस समय भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग 66,687 किलोमीटर है। इस दृष्टि से भारतीय रेल मार्ग का विश्व में दूसरा स्थान है। रेलों के विकास के समय में अधिक यात्रियों का आना जाना, माल ढुलाई संभव हो गया है। डीजल और बिजली के इंजनों के प्रयोग से रेलगाड़ियों की गति तेज हो गई है। इस समय भारत में तेज गति से चलने वाली अनेक रेलगाड़ियां हैं, जैसे शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस। तो ये बहुत ही फास्ट चलती हैं। तो ये भी हमें मानचित्र में देखना है। आगे देखते हैं। भारत में पहली रेल जो है वो 1853 में मुंबई टू ठाणे तक 34 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलाई गई। मैदानी भागों में रेल मार्ग बनाना आसान होता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कठिन होता है। पहाड़ी क्षेत्र में तेज ढाल व तीखे मोड़ होते हैं, जो रेल मार्ग बनाने में समस्या उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर एक मैप है भारत का, यहाँ पर रेलगाड़ियों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ एक जाल जैसा है पूरा। आगे चलते हैं। सुरंगें बनाकर रेल मार्ग बनाने पड़ते हैं। कहाँ पर? पहाड़ी एरिया में। सबसे अधिक धन खर्च होता है पहाड़ी एरिया में। भारत के दक्षिण भाग के पठारे होने के कारण यहाँ के रेल मार्ग टेढ़े मेढ़े हैं। भारत के पश्चिमी तट पर भोर घाट, पाल घाट और थाल घाट आदि दर्रों के सहारे रेल मार्ग बनाए गए हैं। कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु और बम्बई महानगरों में यातायात की सुविधा के लिए जमीन के अंदर भी रेल मार्ग बनाए गए हैं। इसे मेट्रो रेल मार्ग कहा जाता है। अपने प्रदेश के लखनऊ सहित भारत के कई अन्य नगरों में इस प्रकार के मेट्रो रेल बनाए जा रहे हैं। आगे देखते हैं। आप अपने सबसे निकट रेलवे स्टेशन जाकर समय सारणी व किराया सारणी देखें और टिकट खरीदने का तरीका भी जाने। तो टिकट खरीदने का तरीका ऑनलाइन भी है, विंडो में जाकर भी हम क्या है टिकट ले सकते हैं, और तो इस तरह से क्या है टिकट हम खरीदते हैं। आगे है भारत की बड़ी नवीनतम रेल मार्ग परियोजना कोंकण रेलवे है। यह महाराष्ट्र के रोहा नामक स्थान से गोवा होते हुए कर्नाटक के मंगलौर स्थान तक जाता है। इसका मुख्यालय पणजी में है और यह 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग 26 जनवरी 1995 से प्रारंभ हुआ है। आगे देखते हैं। स्थल मार्ग में सड़क यातायात का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे घर के दरवाजे तक सामान पहुंचाया जा सकता है। रेल मार्गों की अपेक्षा सड़कों का निर्माण सस्ता भी है और पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्गों की तुलना में सड़क बनाना आसान
होता है। आगे देखते हैं जलमार्ग, देखते हैं जहाज वगैरह के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो ये है, तो आप जानते ही होंगे कि नाव, स्टीमर, पानी का जहाज आदि जहाँ चलते हैं उसे जलमार्ग कहा जाता है। यह यातायात का सबसे सस्ता साधन है। इसे दो भागों में बांटते हैं, आंतरिक जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग देखते हैं तो नदियों और नहरों में नाव व स्टीमर द्वारा यात्रा करने और माल आने जाने को आंतरिक जलमार्ग परिवहन कहते हैं। भारत में आंतरिक जलमार्गों का प्रयोग बहुत पहले से होता रहा है। रेल मार्गों के निर्माण से पहले यातायात का मुख्य मार्ग जो है जलमार्ग ही था। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग है गंगा नदी पर प्रयागराज व हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर लंबा मार्ग है। ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर लंबा मार्ग है। केरल में चंपाकार और उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिमी तट के कोल्लम या कोट्टापुरम खंड 204 किलोमीटर लंबा मार्ग है। काकीनाडा और पादुचेरी नहर जो है स्ट्रेच के साथ गोदावरी कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1095 किलोमीटर है। तो भारत मुख्य पत्तन एवं समुद्री मार्ग तो ये रहे यहाँ पर कि कोलकाता से ये समुद्री मार्ग जो है वो इस तरह से जाता है और चेन्नई की तरफ भी जाता है, विशाखापट्टनम, चेन्नई। और तो ये क्या है, समुद्री मार्ग है जहाँ पर बड़े बड़े जहाज वगैरह चलते हैं। तो पूर्वी तटीय नहर यानी ब्रह्मणी महानदी 623 किलोमीटर। इस समय भारत में आंतरिक जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग 14,500 किलोमीटर है, परंतु इसका एक छोटा भाग ही व्यापार के लिए प्रयोग किया जा रहा है। समुद्री जलमार्ग के बारे में देखते हैं। तो समुद्र के रास्ते यात्रा करने व माल आने जाने को समुद्री जलमार्ग परिवहन कहते हैं। इस यातायात के साधन का प्रयोग दूसरे देशों में जाने व माल ले जाने के लिए किया जाता है। हमारे देश का लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। समुद्र के किनारे बने पत्तनों, बंदरगाहों से बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों द्वारा विभिन्न देशों की यात्राएं की जाती हैं। पत्तनों में जहाज़ों पर सामान लादने व उतारने की व्यवस्था रहती है। समुद्र तट का वह स्थान जहाँ पर पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं और यात्री व माल उतारते चढ़ाते हैं, पत्तन कहलाते हैं। आगे है भारत की लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 12 प्रमुख और लगभग 200 अन्य पत्तन हैं, वहीं जहाँ पर सामान उतारते चढ़ाते हैं। बड़े पत्तनों की देखभाल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि अन्य पत्तनों की देखभाल जो है राज्य सरकार द्वारा की जाती है। आगे है मुंबई, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, तूतीकोरिन, मार्गगांव, कंडला, न्यू मंगलौर, कोची, नवा शेवा, जवाहरलाल नेहरू, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नोर भारत के बड़े पत्तनम हैं। तो यहाँ पर क्या है, मानचित्र दिया गया है जिसको देखना है। वायु मार्ग देख लेते हैं। तो हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर आपस में जिस रास्ते पर उड़ते हैं उसको वायु मार्ग कहते हैं। वायु मार्ग यातायात का सबसे तेज गति का साधन है, लेकिन ये बहुत क्या पड़ता है, महंगा पड़ता है। भारत में हवाई जहाज की प्रथम उड़ान जो है 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य हुई थी। तो भारत में सबसे पहला हवाई जहाज जोड़ा था वो 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य ही उड़ा था और सन 1953 में भारतीय वायु यातायात की व्यवस्था केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली। भारत में एयर इंडिया के अतिरिक्त अनेक निजी कंपनियां भी विमान सेवाएं दे रही हैं। भारत में अनेक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वे स्थान हैं जहां हवाई जहाज विदेशों के लिए उड़ते हैं तथा घरेलू हवाई अड्डों से देश के अंदर हवाई यात्रा की जाती है। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी, बेंगलुरु आदि हैं। तो ये है वायु मार्ग। तो यहाँ से क्या है, ये
दिल्ली है तो दिल्ली से हर वो कनेक्ट है। यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर चेन्नई है और यहाँ पर कोलकाता है। आगे देखते हैं, हवाई जहाज द्वारा दिल्ली से कोलकाता जाने के बीच कौन कौन से हवाई अड्डे पड़ेंगे, तो ये देखना है हमें, सभी मैप में देखने हैं। आगे है सड़क, रेलगाड़ी, पानी का जहाज, हवाई जहाज आदि यातायात के साधनों ने विभिन्न गांवों, शहरों, खनिज स्थलों, उद्योग धंधों, कल कारखानों आदि को एक सूत्र में पिरोया है। इसने भारत के व्यापार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। अब व्यापार देख लेते हैं। जब आपके घर में किसी चीज की आवश्यकता होती है तो आप कैसे और कहाँ ले जाते हैं? आप बाजार में जाते हैं और दुकानदार से अपनी आवश्यकता की चीज मांग लेते हैं। दुकानदार उस वस्तु के खरीद या मूल्य पर कुछ लाभ जोड़कर आपसे धन लेता है और आपको वह वस्तु बेच देता है। इस लेन देन की प्रक्रिया को ही क्या है? व्यापार कहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। वस्तुओं को खरीदना और बेचना, और विनिमय भी इसी को लेना, एक सामान लेना और किसी को उस चीज को देना और उससे दूसरा सामान लेना, इसको क्या बोलते हैं? विनिमय, एक्सचेंज प्रणाली कहते हैं उसको। तो इसी प्रकार जब हमारा देश अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु या किसी देश से खरीदता है तो उसे आयात कहते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो आ से आयात जो है वो क्या है? आता है, ऐसे याद कर सकते हैं। निर्यात जो है वो इंडिया से बाहर जाता है। तो आ से आता है मतलब कहाँ से आता है? बाहर देशों से आता है, उसको आयात कहते हैं। मतलब कोई देश हमारे देश में नहीं है, दूसरे देशों से हम मंगाते हैं तो वो सामान क्या है? आता है, यानी आयात कहलाता है। और अपने देश में बहुत सारी चीज़ें हो गई, गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको हम क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट हो कर देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? निर्यात कहते हैं। मतलब दूसरे देश को हम बेच देते हैं वो सामान, तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। आयात और निर्यात व्यापार के दो प्रमुख अंग हैं। व्यापार दो प्रकार का होता है, देशी और विदेशी। देश के भीतर विभिन्न राज्यों द्वारा एक दूसरे को सामान खरीदना और बेचना, ये सब किसकी श्रेणी में आता है? देशी व्यापार के। और विदेशी व्यापार, एक देश जब दूसरे देश से खरीदता और बेचता है तो इसको क्या है? विदेशी व्यापार कहेंगे। देशी व्यापार देख लेते हैं। देशी व्यापार का अर्थ है देश की सीमा के अंदर भीतर ही रहकर, मतलब यहाँ पर क्या है? स्टेट हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो यूपी के पास बहुत सारे गन्ना हो गया, बिहार के पास बहुत सारा चावल हो गया, तो बिहार वाला इसको वो सप्लाई करेगा चावल, और ये जो है वो गन्ना वगैरह ये सारी चीज़ें सप्लाई कर देंगे, शुगर वगैरह। तो ये ही क्या है? अब ये एक देश के अंदर ही हो रहा है तो इसको भारत का देशीय व्यापार कहेंगे। तो सीमा के भीतर आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को खरीदना, बेचना, किसी भी राज्य को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वो उस राज्य से खरीद लेता है। जो राज्य जिस वस्तु का अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं वह उसे दूसरों को बेचते हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश से गेहूं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से चावल, कर्नाटक, केरल से मसाले, महाराष्ट्र, गुजरात से नमक, सूती वस्त्र व कपड़े, असम से चाय, जम्मू एंड कश्मीर से फल आदि जो है एक राज्य को दूसरे राज्य बेच देता है। आगे देखते हैं भारत का विदेशी व्यापार क्या है। तो दो देशों के बीच व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। भारत की विदेश नीति द्वारा व्यापार को प्रशासनिक नियंत्रण से अधिकांशतः मुक्त रखते हुए बहुत कम प्रतिबंध लगाए गए हैं। आशा की गई है कि हम इससे हमारे निर्यात यानी विशेषकर कृषि या सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का विकास होगा। भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 98% जल मार्गों द्वारा तथा 2% जो है स्थल मार्गों एवं वायु मार्ग द्वारा जो है व्यापार होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 वर्षों में भारी बदलाव आया है। वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान क्या है? बड़ा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभर रहा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। आगे देखते हैं, सभी
देश जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है, क्योंकि एक देश में सभी प्रकार की वस्तुएं आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिल सकती। इस कारण अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी देशों को आयात और निर्यात करना ही पड़ता है। भारत का विश्व में अधिकांश देशों के साथ क्या है, व्यापारिक संबंध है। तो ये देख लेते हैं, जैसे भारत के प्रमुख आयात कौन कौन से हैं। तो मशीनें हो गई, आते हैं मतलब दूसरे देश से आती चीजें, मशीनें हो गई, कपास व रुई हो गए, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, मोती, बहुमूल्य अकार्बनिक रसायन, कोयला और कोक, लोहे तथा इस्पात की वस्तुएं और खनिज तेल। भारत के प्रमुख निर्यात देख लेते हैं। तो कृषि एवं संबंधित उत्पाद, आयस एवं खनिज, रत्न व आभूषण, रसायन व संबंधित उत्पाद, इंजीनियर का सामान, पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद, वस्त्र तथा तैयार कपड़े और हस्तकला की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। ये सभी क्या है, भारत के प्रमुख निर्यात है। मतलब यहाँ से जो चीजें हमारी दूसरे देश को जाती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं। आगे देखते हैं विदेशी व्यापार नीति जो है 2015-2020 तक का देखते हैं। यहाँ पर भारत सरकार द्वारा घोषित इस नीति में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए रोजगार सृजन करने और मेक इन इंडिया विजन को ध्यान में रखते हुए देश में बहुमूल्यवर्धन को नई प्रगति प्रदान करने की रूपरेखा बनाई गई है। इस नीति में कारोबार करने को और आसान बनाने पर जोर दिया गया है। इस नीति में भारत से वस्तु निर्यात योजना और भारत में सेवा निर्यात योजना की शुरुआत की गई है। वस्तु निर्यात योजना का उद्देश्य वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना है। तो ये तो था कुछ, इसके अलावा भी है, तो इसको हम अगले उसमें कर लेंगे कंप्लीट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।